हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से अपन आ गए अपने नए लेक्चर में। अच्छा, अपन बात कर रहे थे पहले मिडिल क्लास की कि कैसे मिडिल क्लास की वजह से वहाँ पे चेंजेस आए थे। अच्छा, मिडिल क्लास के दिमाग में फिरकी डालने वाले कौन थे उनकी बात कर लें। रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कुछ फिलोसोफर्स थे जिन्होंने मतलब दिमाग में फिरकी डाल रखी थी। देखते हैं वो लोग कौन थे। John Locke, in his book Two Treatises of Government, criticized the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। कुल मिला के सिंपल सी बात है। जॉन लॉक नाम का एक आदमी था, उसने एक बुक लिखी थी टू ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। कुल मिला के इसमें उसने मोनार्की फुल ली थी, मतलब कि मोनार्की फुल बुराइयां की थी। तुम तो ये समझ लो, क्रिटिसाइज यानी बुराई करना। डॉक्ट्राइन ऑफ द डाइविन मतलब जो चलता आ रहा है। एब्सोल्यूट राइट मतलब पूरा का पूरा राइट मोनार का नहीं चलना चाहिए, मतलब उसने इस मोनार्की यानी किंग की बुराई की थी। अगला था हमारा महान आदमी जीन जैक रूसो। इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट proposed a form of government based on social contract between people and their representative। अब जो अगला फिलोसोफर था जीन जैक रूसो, उसने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी गवर्नमेंट बताई जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब साझेदारी होनी चाहिए लोगों के बीच और उनके रिप्रेजेंटेटिव मतलब पीपल यानी तुम और रिप्रेजेंटेटिव तुमने जिन्हें इलेक्शन में चुना है, तो तुम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि जो तुम चाहो तुम्हारी सरकार तुम्हारे लिए करे। अगला मॉन्टेस्क्यू इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉस proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। मॉन्टेस्क्यू की एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉस। बुक का नाम थोड़ा अजीब है पर आ जाएगा। उसने बोला कि पावर डिवाइड होनी चाहिए गवर्नमेंट की, किस किस के भी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव कानून को लाने वाले, जुडिशरी न्याय करने वाले जो कोर्ट में करते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर, वो लोग कि ये लोग देखते हैं कि कानून सही मतलब न्याय हो रहा है लोगों के साथ या नहीं हो रहा है। अगला द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सलोन्स एंड कॉफी हाउसेस। इन लोगों के आइडियाज सलोन्स और कॉफी हाउसेस में फुल बोले जाते थे, आ रहा है यार सरकार तो ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। और लोगों के बीच बाकी कैसे फैल गए, बुक्स और न्यूज़पेपर से। द न्यूज दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। और जैसे ही खबर फैली कि लुइस 16 और टैक्सेस बढ़ाने वाला है, लोगों में गुस्सा आ गया और प्रोटेस्ट की भावना आ गई अगेंस्ट द रूलर एंड सिस्टम, मतलब रूलर के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ। अब दंगा शुरू होने वाला था। आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब शुरू होने वाला था फ्रेंच रेवोल्यूशन। Louis XVI called a meeting of the Estates General to pass his proposal to increase taxes on 5th May 1789। लुइस 16 ने मीटिंग बुलाई एस्टेट जनरल की। एस्टेट जनरल बच्चों वो फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट होते हैं ना, उनके बड़े बड़े लोग, उनकी मीटिंग बुलाई एक प्रपोजल पास करने के लिए कि हमें टैक्स बढ़ाना है। और कब बुलाई मीटिंग, 5 मई 1789। ये सारा टैक्स बढ़ाने की कर रहा था और सारा टैक्स थर्ड एस्टेट से ले रहा था, नालायक। द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 एस्टेट सेंट थे। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी, मतलब पॉलिटिशियंस होते थे जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने लोगों को भेजती थी, मतलब जो लोग उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव। द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव या 300 लोग भेजती थी। लोग तो बहुत होते हैं लेकिन वहां उस मीटिंग में सिर्फ कितने आते थे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट सिर्फ 300 लोग भेजती थी। 300 फर्स्ट एस्टेट के, 300 सेकंड एस्टेट के। हु वर सिटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड। ध्यान देना, इनको है ना मतलब बैठने को दिया जाता था, बैठने को आमने सामने। अब थर्ड एस्टेट को देखो, थर्ड एस्टेट सेंड 600 रिप्रेजेंटेटिव, दे हैड टू स्टैंड एट द बैक। वाह रे वाह, थर्ड एस्टेट के 600 लोग आते थे और इन्हें सिर्फ खड़ा रहना पड़ता था, इन्हें बैठने की सुविधा नहीं थी। वाह वाह, पार्शलिटी। Each estate had one vote and the time and this time also Louis 16 wanted to continue the same system। हर एस्टेट के पास सिर्फ एक वोट था। अबे कैसे, 1200 लोग आए मीटिंग में, 1200 वोट होने चाहिए। यहाँ पे हर एस्टेट के पास एक एक वोट है। फर्स्ट एस्टेट के बाद एक वोट, सेकंड एस्टेट के बाद एक वोट, थर्ड एस्टेट के पास एक वोट। मतलब फर्स्ट और सेकंड एस्टेट तो अपनी अपनी साइड हो जाएंगे और थर्ड एस्टेट फंसेगा बीच में। ये तो गलत है। थर्ड एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव डिमांडेड इंडिविजुअल वोटिंग राइट बट किंग रिफ्यूज टू ग्रांट सो दे वॉकड आउट। थर्ड एस्टेट के लोग थे, वो चाहते थे हर इंसान को एक वोट मिलना चाहिए, पर पर्सन को एक वोट मिलना चाहिए, पर किंग ने मना कर दिया, बोला निकलो पहली फुर्सत में। तो वो लोग निकल गए। नेशनल असेंबली ऑफ द थर्ड एस्टेट। अब थर्ड एस्टेट ने बना ली नेशनल असेंबली। थर्ड एस्टेट वो लोग जो निकल गए थे ना बिल्कुल उस जगह से जहां पे मीटिंग हो रही थी, तो इन्होंने अपनी एक असेंबली बना ली, एक सभा बना ली। देखें इन्होंने इन सभा में किया क्या।
On 20 June 1789, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. 20 जून 1789 की बात है, वो लोग एक हॉल में, एक टेनिस कोर्ट का हॉल था, मतलब एक कोर्ट थी जहाँ पे टेनिस खेली जाती थी, वहाँ पे ये लोग इकट्ठा हो गए उसके ग्राउंड में जो कि वर्साइलेस में था. एंड डिक्लेयर देमसेल्फ नेशनल असेंबली, और उन्होंने खुद को बोल दिया, घोषित कर दिया हम नेशनल असेंबली हैं. एंड सो नॉट टू डिस्पर्स, और बोला हम तब तक नहीं जाएंगे टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते फ्रांस के लिए. एंड वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, और जो पावर मोनार्क्स की पावर को लिमिट में यानी औकात में कर दे. इनका साथ किसी न किसी ने तो दिया होगा ना. सेकंड, मीरा बी अ नोबल, ये नोबल था, मतलब कि ये सेकंड एस्टेट का आदमी था, मतलब बढ़िया आदमी था ना, सेकंड एस्टेट का आदमी भी इनका साथ दे रहा था. एंड अबेसीज अ प्रीस्ट, प्रीस्ट वाओ, एक मतलब प्रीस्ट यानी वो होते हैं ना चर्च के या धर्म गुरु, मतलब वो होता है फादर टाइप, उसने भी इनका साथ दिया. जॉइंट विद थर्ड एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव, इन बड़े बड़े लोगों ने भी इनका साथ दिया. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, अब नेशनल असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बहुत बिजी थी. द रेस्ट ऑफ द फ्रांस वॉज इन डिस्टर्बेंस, और पूरा का पूरा फ्रांस डिस्टर्ब हो चुका था. सेवर विंटर ब्रॉट बैड हार्वेस्ट, क्योंकि पूरे विंटर ठंड की वजह से हार्वेस्ट खराब हो चुकी थी. पहले भी वहाँ की फसल खराब हो चुकी थी, अब ठंड की वजह से फसल खराब हो चुकी थी. भगवान बचा ले इनको. इट लेड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, अब जो वहाँ के फूड ग्रेन के प्राइजेस थे वो बढ़ गए क्योंकि अनाज बर्बाद हो चुका था. एंड बेकर्स एक्सप्लोइटेड द सिचुएशन बाय होर्डिंग द सप्लाईज, और जो बेकर्स थे, मतलब जो बेकरी शॉप या किराने वाली शॉप के लोग थे, वो सप्लाईज को अपने पास जमा कर रख रहे थे. जमा खोरी यानी होर्डिंग कर रहे थे. वो जमा क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो ज़्यादा दाम में बेच सकें, इसलिए. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री विमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप एंड लूटेड द स्टॉक. अब लोगों को गुस्सा आ रहा था, खासकर औरतों को इतना गुस्सा आया कि वो शॉप्स में धूम धड़ाके से घुस गई और पूरे के पूरे स्टॉक, पूरे के पूरे सामान को लूट लिया. एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, और उसी समय किंग ने कहा अपने ट्रूप्स, अपनी सेना को पेरिस में चले जाओ, वहां बहुत हंगामा हो रहा है. ऑन 14 जुलाई 1789 द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल. बच्चों ये डेट याद रखना, इस दिन बेस्टाइल को उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया था. बेस्टाइल किंग की जगह थी जहाँ पे लोगों को कैदी भी रखा जाता था, और बेस्टाइल एक तरीके से मतलब कोर्ट था, बहुत बड़ा महल था, तो लोगों को इस चीज़ से नफरत थी बेस्टाइल से, मतलब ये राजा की जगह थी. तो 14 जुलाई 1789 को लोगों ने इसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया. इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड, और कंट्री साइड में ऐसी अफवाहें फैली कि गांव में अफवाहें फैली कि लॉर्ड्स ऑफ मैनर मतलब बड़े आदमियों ने हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड, लट्ठबाजों को काम पे लगाया, हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप, जो लोग अपने रास्ते पे हैं और हमारी क्रॉप्स बर्बाद करने आ रहे हैं. दे अटैक चीटॉक्स इन मेनी एरियाज ऑफ फ्रांस, तो वो लोग आए ना आए, वो लट्ठबाज आए ना, लोगों ने पहले से चीटॉक्स में हमला करना शुरू कर दिया. चीटॉक्स क्या होती है बेटा? ये गवर्नमेंट प्लेस होती है, या जहाँ पे आर्मी बैठती है, उस टाइप से. कॉमन पीपल अटैक नोबल्स हाउसेस, और जो आम आदमी थे उन्होंने नोबल के हाउसेस पर अटैक करना शुरू कर दिया. लूटेड होर्डेड ग्रेन, और तो और उनकी ग्रेन यानी अनाज लूट लिया. एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट, उनके डॉक्यूमेंट जला दिए. कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मेमोरियल ड्यूज, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जलाए जिसमें ये जिक्र था कि उन्होंने कितना पैसा किससे लिया हुआ है. मतलब फिर तो पैसे का हिसाब किताब ही जल जाएगा, फिर मतलब ही नहीं. अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स वर किल्ड, और काफ़ी बड़े लोगों को तो मार भी डाला. एंड मैनी फ्लेड टू अदर कंट्री, काफ़ी लोग तो दूसरी कंट्रीज में चले गए. वाह यार वाह. ओके, आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा. तो तब तक के लिए बाय बाय.